Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about MPSC 003 चैप्टर 15 संचार माध्यम और जननीतियाँ कि संचार के क्या क्या माध्यम हैं और उनका जन नीतियों पे या जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। और वही चीज़ है उनमें जनता की क्या मतलब मीडिया की है, वो लोकतंत्र में क्या भूमिका रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। तो इसमें एक बार तुम अच्छे से एक बार देखते हैं तो क्या है। तो इसमें है फर्स्ट, अगर इस पर क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन वो यही क्वेश्चन का फॉर्मेशन आएगा कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, उसमें मीडिया की क्या भूमिका है और उसमें मीडिया ने क्या रोल प्ले करा है। तो लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने में जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 18वीं शताब्दी में जो है अमेरिकी क्रांति हुई, वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति हुई, में संप्रभुता की बात आई। अमेरिका क्रांति हुई तो अमेरिका में स्वतंत्रता की बात आई, मतलब अमेरिका में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता की बात आती है। जो मेन आती है वो खुद को उदारवादी नीति अपनाते हैं, पूंजीवादी जो नीतियाँ हैं वो करते हैं। वही चाहते हैं कि लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर ज़्यादा बात करती है। तो ये अमेरिका में हुई। फिर फ्रांसीसी क्रांति में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहाँ पे पता लगा कि जो संप्रभुता, समानता, इन सब चीज़ें जो है उभर कर आई है। तो वही है, लोकतांत्रिक देशों में नज़र रखने के लिए जो 3 की चीज़ें होती हैं लोकतांत्रिक देशों में, अगर हम देखें तो 3 स्तर पर जो है सरकार होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये जो है ये 3 स्तर होते हैं जो सरकार की नीतियाँ इस के काम से काम करती है। लेकिन जो मीडिया होती है उसको एक चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। जैसे विधायिका है, विधायिका एक कानून का है, विधि का निर्माण करती है, लेकिन उसको क्रियान्वित करती हैं, उसको कार्यपालिका जो है उसको वो कार्य लागू करवाती है। और न्यायपालिका जो है वो ये करती है कि अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई भी कानून है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, लोगों की उसमें सही भागीदारी नहीं है, तो न्यायपालिका जो है वो लोगों को न्याय प्रदान करती है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो है जनता, लोकतंत्र में सरकार के चलाने के ये 3 स्तंभ हैं जो ये उभर कर आते हैं। लेकिन अगर मीडिया है तो मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करती है। जैसे कि एज एन एग्जांपल देखें, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में भी जो ये कैंपेनिंग करते हैं या अपना प्रचार प्रसार करते हैं जो भी हैं, तो वो सबसे पहले मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार करते हैं। अगर किसी को भी कहते हैं, किसी की को भी भाई ज़्यादा फेम में लाना हो, किसी की भी कोई बुराई ज़्यादा करनी हो, तो वो सब चीज़ें जो है मीडिया में वो बोल दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, मीडिया क्या होता है, एक चौथा स्तंभ होता है। चौथा स्तंभ इसलिए होता है क्योंकि लोग जो हैं वो मीडिया के थ्रू ही लोकतंत्र में क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, या कहीं ना कहीं लोगों का परसेप्शन जो है वो मीडिया के थ्रू ही बनता रहता है। जैसे आज यूट्यूब है, यूट्यूब पर देख के बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें देखते रहते हैं, तो इनसे उनका एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो इससे मीडिया क्या होता है, अब सरकार है वो कानून बना सकती है, कानून का पालन कर सकती है, लेकिन जनता जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऐसे जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है। वो सरकारी जो नीतियाँ हैं उसको न्याय प्रदान करना या उनसे क्या क्या लाभ हो रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं उनके बारे में हमें पता लग जाता है मीडिया के थ्रू। और जैसे अब इसमें एग्जांपल देंगे, जब औपनिवेशिक जो नागरिक थे, जो जब ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो औपनिवेशिक सरकार थी, तो उसमें जो थे लोग जो थे कैसे जनता निरंकुशता से वो कैसे जागरूक हुए थे। लोगों को कैसे पता लगा कि हमारे पे जो शासन हो रहा है वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ उस टाइम पे मीडिया नहीं थी, इतना इंटरनेट ना हो के उस टाइम पे पत्र पत्रिकाएँ थी, अखबार थे, मैगजीन्स थी, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। भाषण हो जाया करते हैं, कहीं ना कहीं जनता इस तरह मिल जाती, तो मीडिया कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है। तो वही है, औपनिवेशिक जो टाइम था उसमें भी नागरिकों को ब्रिटिश शासन के बारे में जागरूकता देना, ब्रिटिश शासन की जो निरंकुशता है कि भाई वो निरंकुश हो रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इस बारे में जागरूकता मीडिया ने फैलाई है। तो ऐसे ही स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस टाइम पे। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी का समय था, तो इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं आपातकाल लागू की के टाइम पे उन्होंने सबसे पहले क्या था, प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी कि प्रेस में जो भी चीज़ें पब्लिश होंगी वो सरकार जो है सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, या प्रेस ऐसे ही कुछ अपनी उससे कुछ पब्लिश नहीं कर सकती। तो वो आपातकाल के टाइम पे लगी थी। लेकिन आज भी अगर मीडिया को देखा जाए तो मीडिया बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रोल प्ले करती है।
मतलब कोई ऐसी कोई सरकार का दबाव नहीं होता उस पे कि हाँ ये चीज़ तुम्हें पब्लिश करनी है या तुम ये चीज़ करो। कहीं ना कहीं मीडिया जो है उसमें भी सरकार के बारे में आलोचनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही 2022 के चुनावों में भी जैसे चुनाव होते हैं तो मीडिया की भूमिका होती है कि कौन कौन सी जो राजनीतिक दल हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे सरकार रही है लास्ट टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, उनके क्या वादे रहे हैं, उन्होंने अपने वादों पे कितना वो निभाए हैं उन्होंने। तो वही सब चीज़ें जो है लोगों को पता लगती है, वो मीडिया के थ्रू ही पता लगती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो पहले प्रिंट मीडिया थी, प्रिंट मीडिया से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुकी है। पहले जो था अखबार थे, मैगज़ीन्स वगैरह थी, उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा होया करता। लेकिन अब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुके, फ़ोन में इंटरनेट आ चुका है, यूट्यूब आ चुका है, और कहीं ना कहीं फेसबुक, ट्विटर, तो इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से ही लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को हर किसी के मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में लोगों को अच्छे से देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो अब मीडिया का स्वरूप बदला है, लेकिन ये भी एक तरह की मीडिया ही है। तो जैसे क्या था 1990 के दशक में क्या हुआ, उदारीकरण आया। 1990 के दशक में 3 तरह की जो नीतियाँ आई, LPG आई, जिसमें लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, तो ये सब आया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कहीं ना कहीं हमारी नीतियाँ, हमारी चीज़ें उदार हो गई थी, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लिबरल उसमें देखने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं ब्रांड सभी को सुधारने के लिए, अब कोई भी ब्रांड है, कहीं ना कहीं तुम्हें कोई भी चीज़ें खरीदते हो, इवन एक फेस वॉश भी खरीदने जाते हो, तो तुम मैं भी इंटरनेट पे रिव्यूज़ देखते हो। मैं भी ऑब्वियसली देखती हूँ कि यार इसके रिव्यूज़ क्या रहे हैं या किन लोगों ने यूज़ करा है। तो कहीं ना कहीं उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें देख के यार मीडिया में उसका भाई ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है ये फेस वॉश, तो ये मे भी अच्छा ही होगा। तो लोग इस तरह से विज्ञापन के थ्रू भी कुछ चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं। मीडिया क्या होती है, लाखों नागरिकों की आवाज़ होती है। अब किसी भी नागरिक को भ्रष्ट और निर्कुंज शासन, जैसे कोई भी नागरिक है उसको कुछ भी चीज़ें अपनी कन्वे करनी है किसी से, तो ट्विटर के थ्रू या वो ये व्लॉग्स आते हैं, इनके थ्रू भी लोग अपनी चीज़ें कन्वे कर देते हैं। तो लाखों नागरिकों की आवाज़ होती है मीडिया। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार के खिलाफ भी कुछ भ्रष्ट बोलना, सरकार भ्रष्ट हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं उसकी भी शिकायत करनी है। तो जैसे कई बार होता है कंप्लेंट्स रजिस्टर कराते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही, तो लोग क्या करते हैं उसके बारे में उसके बारे में कहाँ पे लोग कहीं ना कहीं मीडिया में उस चीज़ को अवेयर कर देते हैं। आज लोग ट्विटर पे अपने व्यू, किसी भी कोई भी न्यू लॉ आता है या कुछ भी आता है तो लोग उस पर ट्विटर पे अपने रिव्यूज़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी जो उनके मन की चीज़ें हैं उस चीज़ पे उन्हें कैसा फ़ील हुआ, लाइक उसके प्रोज कॉन्स जो भी हैं, लोग जैसा भी फील करते हैं तो वो मीडिया के थ्रू ये चीज़ कन्वे कर देते हैं सरकार तक। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी कानून को लागू करवाने में और किसी भी कानून की सफलता में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऐसे जैसे प्रेस का अधिकार देखें तो प्रेस का अधिकार 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। मतलब कि जब 19A मिला है तो 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले जो फर्स्ट अधिकार दिया वो हमें यही दिया है कि हम भाषण और हमें बोलने की और अपनी चीज़ें जो हैं अभिव्यक्ति के करने की, हमें भाषण देने की, अगर हम कहीं भी खड़े होकर हम जो भी चीज़ें हैं हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी चीज़ें कन्वे कर सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। तो वो अधिकार सबसे पहले दिया गया है। तो ये अगर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ये अधिकार प्रेस के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हम कैसे बोलेंगे, तो प्रेस है, एक मीडिया एक थ्रू है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं। तो मीडिया क्या होती है, वो अखिल भारतीय महत्व के मुद्दों को उठाकर एकता और भाईचारे में मदद करती है। कहीं ना कहीं विविधता है, कहीं ना कहीं लोग जो हैं हर किसी की अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो वो देखने को मिलती हैं। तो विविधता को भी रेखांकित करती हैं कि भाई समाज में अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी अलग अलग थिंकिंग है। तो कहीं ना कहीं समग्र विश्लेषण करना किसी भी चीज़ का, तो उसमें हमें एक सहायता प्रदान करती है मीडिया। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तो मैं एग्जाम्पल ये भी लिख सकती हूँ कि हाल ही में जो कोविड-19 महामारी हुई थी तो वो है सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो आम नागरिक थे वो एक दूसरे की सहायता कर पा रहे थे। हमें ये पता लग पा रहा था कि हाँ भाई इन लोगों को दवाई की या दवाई की या अस्पताल वगैरह की ज़रूरत है, तो वहाँ जाके उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी। तो मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और कहीं ना कहीं जब ये लॉकडाउन लग गया था तो एक इंटरनेट ही था जिसके थ्रू हम अपने लोगों से अब हम लोगों से के साथ संबंध स्थापित कर पा रहे थे, या हम उनके साथ अपने चीज़ को मतलब
हम लोगों से कांटेक्ट में रह पा रहे थे, डे टू डे भी हम उनसे चीज़ें कन्वे कर पा रहे थे। तो वही सब चीज़ें हैं। अब अगर मीडिया है, लोकतंत्र पर मीडिया का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो सबसे पहले आपसे यही ये जो क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन में पहले तो आपको थोड़ी डिटेल एनालिसिस करके आपको वही एग्जाम्पल देने हैं कि किस तरह मीडिया ने एक बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक अच्छा रोल, महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं जनता को अवेयर किया है। आज हर किसी को, मतलब कहीं ना कहीं पहले चुनावों के बारे में लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में हर किसी को कुछ ना कुछ जागरूकता है चुनावों के बारे में। तो कहीं ना कहीं मीडिया की इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर हम इसके सकारात्मक देखें, फिर हम उसको नकारात्मक करके और फिर लास्ट में हम उसको कंक्लूड कर देते हैं, निष्कर्ष दे देते हैं। तो सकारात्मक में देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे कि डिजिटल लोकतंत्र हो चुका है। आज डिजिटल लोकतंत्र हो चुका है, मतलब कि आज डेमोक्रेसी जो भी आज हमें कानून होता है, अभी हाल ही में एक चीज़ नई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे वो भी तुम्हें यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। एग्जैक्टली द सेम रिकॉर्डिंग जो वो चीज़ बोलेंगे वो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी और तुम उस चीज़ को सुन सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये आज जो डेमोक्रेसी है वो हमें डिजिटली रूप में हमें प्रदान मिल रही है। तो वही है, सोशल मीडिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ये वाला। तो हमें कहीं ना कहीं आज लोग बहुत अवेयर हैं इस चीज़ से। जवाबदेही की तय करना, मतलब कि सरकारों को जवाब देना, कहीं ना कहीं नेताओं को नेता के ऊपर भी जवाब देना। मतलब कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो मीडिया क्या करती है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जनमत तैयार कर लेती है। जनता पूरी एक चीज़ पे अगर कोई भी आंदोलन सा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक लॉ आया उस पर अगर जनता सहमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डिजिटली रूप से भी एकत्रित होकर अपनी बात सरकार पे पहुंचा सकती है और अगेंस्ट में खड़ी हो सकती है। तो सरकार को उस चीज़ पे सरकार को उस चीज़ पे आंसर देना पड़ता है। मतलब सरकार उनके प्रति जवाबदेही है। तो सरकारों पर सवाल हो जाते हैं, कई बार नेताओं से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्यों पूछ लिए जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं मीडिया ही है, मीडिया ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। लोगों को की आवाज़ जो है वो मजबूत करना, मतलब वही बात है, लोगों को सारी कहीं ना कहीं जनता एकत्रित हो जाती है, मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो पाती है। नागरिक का एक दूसरे से जुड़ाव हो जाता है। समाचार जो है उस पर चर्चा करना, कुछ मुद्दे पर बहस करना, या कोई भी एक दूसरे से नागरिक हैं वो जुड़ पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ कोई वो हो रही है, जैसे अभी हाल ही में जो डॉक्टर के साथ केस हुआ था, तो उसके ऊपर भी कितने लोगों ने कितने लोग जो हैं डिजिटली रूप से भी कितने लोगों ने ये चीज़ कही कि हाँ उसके ऊपर केस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो किस बात के, मीडिया के थ्रू ही कई लोगों ने अपना वो करा, अगेंस्ट में बोले हैं, अगेंस्ट में खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो सरकार पे एक प्रेशर बनता है उस चीज़ का। सूचना प्रदान करने के लिए राजनीतिक मुद्दे, नीतियाँ आई हैं, घटनाएं आई हैं, विभिन्न दृष्टिकोण जो हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। कि मतलब अलग अलग, अब हर किसी के, अब कोई एक इंसान है तो उसके एक व्यूज़ हो सकता है, कोई दूसरे का दूसरा व्यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं हमें विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न चीज़ें जो हैं, विभिन्न व्यूज़ जो होते हैं एक टॉपिक पे देखने को मिलते हैं। कि हर कोई इंसान की थिंकिंग अपनी अलग होती है, तो हर इंसान अपने उसमें सोचता है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। एक ही चीज़ है, टॉपिक है, तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाते हैं। तो ये मीडिया की इम्पॉर्टेंट रोल है। अब इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से देखें तो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। मतलब इको चैम्बर बनता है, केवल एक ही दृष्टिकोण से कई बार चीज़ों को देख लिया जाता है। कई बार कुछ न्यूज़ चैनल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कि यार ये तो इसी पार्टी के बारे में या इसी उसके बारे में बात करते हैं। कई बार कुछ होते हैं कि यार ये तो इसी के खिलाफ बोलते रहते हैं या इसी के फेवर में बोलते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाता है। लोग है ना, कई नेता या वो चीज़ें वो खरीद लेते हैं या चैनल बिक जाते हैं। तो इस तरह से भी चीज़ें देखने को मिलती है, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो प्रोपेगेंडा फैलाना, मतलब कि चुनावी जो विज्ञापन है उस पर अधिक से अधिक पैसा खर्च होता है। अब क्या होता है, चुनाव होते हैं, पहले चुनाव में इतना पैसा खर्च नहीं होता था, लेकिन आज क्या होता है, लोग अपने आप को एक लाइमलाइट में लाने के लिए, मीडिया में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ही विज्ञापन का सहारा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पैसे जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो और कहीं ना कहीं इससे हमें, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में एक नफ़रत फैलानी हो या सांप्रदायिकता होती है, उनसे अगर भरे कोई भी, जैसे हमें भाषण है, कोई भी इजीली किसी के बारे में नफ़रत
टाइप का या हेट्रेड टाइप का भाषण दे सकता है, तो उसको भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार लोग उस चीज़ का गलत उपयोग कर लेते हैं। कहीं ना कहीं लोग ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जिनसे कुछ दंगे हो जाते हैं, तो इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा भड़क सकती हैं, लोग ज़्यादा भड़क सकते हैं। तो उस तरह से भाषण जो है, उस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और चुनाव जो होते हैं, जो चुनाव में लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज क्या हो रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो एक अमीर लोगों के उसमें जाके हो चुके हैं। तो इस तरह से चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब है राष्ट्र, राज्य और समाज को विभाजित करने से क्या होता है, करने के इरादे से जो साइबर युद्ध है, हाँ अब साइबर, अब हर चीज़ मीडिया पे अवेलेबल है। कहीं ना कहीं हम भी अपनी फ़ोटोज़ आजकल वन ड्राइव वगैरह पे डालते हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर हमारी कोई चीज़ हैक हो जाती है तो उस चीज़ पे भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज कोई भी इजीली फ़ोन हैक कर देता है, तो आज भी लोगों के बैंक से पैसे उड़ जाते हैं। लोग हर चीज़ ऑनलाइन रखना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रखती है, तो ऑनलाइन रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के बैंक से पैसे उड़ जाते हैं। तो ये साइबर हैकिंग या साइबर वो होते हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी देश से करना है तो ये आगे कहीं ना कहीं साइबर युद्ध भी जो है होने की संभावना है, वो वाली रह जाती है। कहीं ना कहीं अगर तुम कोई भी फेक न्यूज़ फैलाना चाहते हो, किसी भी चीज़ पे अफवाह या अफवाह जो भी कोई फैलाना चाहते हो, तो कोई गलत सूचनाएं भी बहुत आसानी से फैला सकते हो। अगर एग्जाम्पल इसमें दिखा हुआ है कि हरियाणा में जो गौ रक्षकों हैं उसके द्वारा गोवंश के अवैध परिवहन को लेके या तस्करी को लेके उनके विरुद्ध जो था, तो वही है कि गोवंश को लेके या अवैध परिवहन को लेके, तस्करी को लेके, तो उनके खिलाफ क्या हुआ था, 2 लोगों की हत्या हो गई थी। तो मॉब लिंचिंग के मुद्दे आते हैं। तो इस तरह के क्या होता है कि भाई तुम कोई भी गलत न्यूज़ फैला रहे हो या अफवाह फैला रहे हो, तो कई बार जनता इतनी भड़क जाती है, तो जनता उस चीज़ पे निर्णय ले लेती है। और कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की जनता के द्वारा ही अपने आप कानून जो है अपने हाथ में ले लिया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें भी देखने को मिलती है। असमान भागीदारी होती है, तो कहीं ना कहीं कई लोग जो है जनता में ज़्यादा मतलब मीडिया से ज़्यादा अवेयर हैं। जो शिक्षित होते हैं, जो अशिक्षित हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को अभी इतना अच्छे से उपयोग करना नहीं जाने हैं। तो असमान भागीदारी होती है। जो शिक्षित है वो भागीदारी दे देते हैं, लेकिन जो अशिक्षित है कहीं ना कहीं वो अभी थोड़े से नहीं इतना इन्वॉल्व रह पाते। सरकारी सेंसरशिप, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी की स्थिति है कि सरकारी सेंसरशिप होते हैं, सरकार में जो पारदर्शिता है, कहीं ना कहीं सरकार इतनी पारदर्शी नहीं है, अभी भी इतनी हमें चीज़ें पार्शली तौर पर नहीं दिखती हैं। और जवाबदेही जो है सरकार की, कहीं ना कहीं सरकार इतना जवाबदेह नहीं दे पाती है उन चीज़ों में, तो उसकी कमी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद मीडिया की अगर भूमिका की बात करें, तो मीडिया की भूमिका तुम इस तरह से ये डायग्राम बना सकते हो। इससे बहुत ही ज़्यादा तुम्हें नंबर गेनिंग होता है। और कहीं ना कहीं लोग जो टीचर्स होते हैं वो ये चीज़ें ज़रूर देख के तुम्हें नंबर ज़्यादा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सारे पॉइंट्स भी कवर होते हैं और शॉर्ट में तुम ये चीज़ें लिख भी सकते हो, टाइम भी कम लगता है। और इसमें जैसे कि मीडिया की भूमिका है, तो तुम ऐसे बना के ये डायग्राम बना के लिख सकते हो। मीडिया जो है चौथे स्तंभ कहते हैं उसको। लोकतांत्रिक अधिकार जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करती है। प्रेस का अधिकार दिया हुआ है 19A के तहत, ये मैंने वही वाली बात कही थी। तो वही एक डायग्राम बना के तुम एक्सप्लेन भी कर सकते हो ऐसे। जनमत का तैयार करती है, एकता और भाईचारे में मदद करते हैं। कहीं ना कहीं लोग मिलजुल के भी रहते हैं। आज जो है जो भी विभिन्न त्यौहार हैं वो लोग मनाते हैं, और आज लोगों को पता लगा है कि हाँ भाई दूसरों के त्यौहार और संस्कृतियों के बारे में। तो कहीं ना कहीं मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और कहीं ना कहीं उसमें एकता देखने को मिलती है कि सब मिलजुल कर और एकता से और भाईचारे से लोगों को विश करते हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं वो मीडिया ने एक रोल प्ले किया है। अभिव्यक्ति का और स्वतंत्र और निष्पक्ष साधन है, कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष साधन है कि हम बिना पक्षपात का हमें साधन दिया है मीडिया। हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने। डिजिटल लोकतंत्र है, लोकतंत्र का डिजिटल रूप में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमें उसकी हेल्प मिलती है उससे। तो अगर हम फैक्ट्स देखें तो फैक्ट्स यही है कि रिपोर्ट्स विद बॉर्डर द्वारा प्रकाशित हाल ही के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो था, उसमें देश में जो पत्रकार है उसके लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के लिए भारत को 180 देशों में 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं तुम ये रिपोर्ट मतलब एक फैक्ट है, ज़्यादा भी याद ना रहे तो तुम ये लिख सकते हो कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो भारत को 180 देश हैं उसमें से 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सिर्फ तुम सिंपल ये लाइन भी लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अभी भी भारत कहीं ना कहीं भारत लोगों को प्रोवाइड करा रहा है स्वतंत्रता, पर कहीं ना कहीं अभी भी वो इतना और जो देशों की तुलना में वो अभी भी पिछड़े है। न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन एक सरकारी निकाय होता है, NBA
न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ये एक सरकारी निकाय है जिसने दर्शकों के बीच जानकारी को प्रसारित करने के लिए मीडिया हाउसों द्वारा अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश जो हैं वो तैयार करी हैं। तो जो न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, कहीं ना कहीं किसी क्या चीज़ प्रसारित होएगी या उनका अनुपालन हो रहा है मीडिया हाउसों का, उसके जो दिशा निर्देश होते हैं वो न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो तुम अपने नोट्स के उसमें लिख सकते हो। तो बस यही है, इसमें तुम नेगेटिव और पॉजिटिव बता सकते हो और लास्ट में तुम ये इसकी भूमिका बता सकते हो। ये फैक्ट्स को तुम बीच में ऐड कर सकते हो या प्रस्तावना में लिख सकते हो और लास्ट में तुम निष्कर्ष में यही लिख सकते हो कि मीडिया ने एक बहुत ही ज़्यादा मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, लोगों को जागरूक भी किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को बनाने में भी कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रत्यक्ष भागीदारी देखने को मिलती है और किसी भी चीज़ में जनमत का निर्माण हो सकता है और विभिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं चीज़ों के। तो ये सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं आज भी अगर हम उसके देखें तो आज भी लोग जो हैं इतनी भागीदारी नहीं है। आज भी मीडिया कई बार पक्षपातपूर्ण होके या लोगों द्वारा जो बड़े वो हैं आज पक्षपातपूर्ण होके या कुछ भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से कई बार मीडिया को ही ख़रीद लिया जाता है। तो ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं और मीडिया से क्या होता है कई बार जो सांप्रदायिक दंगे या कोई भी चीज़ें हैं गलत सूचना अफवाह फैलना, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो वही वाली बात है, मीडिया को भी एक सही तरीके से उपयोग करने पर हमें इससे अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलते हैं। तो लोकतंत्र में मीडिया एक बहुत ज़्यादा एक डिजिटल लोकतंत्र बनने में और कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को जागरूक करने में इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो तुम ये सब लिख के इसको एंड कर सकते हो और तुम्हें लिखना चाहे तो जो भी हाल ही में एग्जांपल्स जो तुम्हारी नज़र में हैं तुम उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो। उससे तुम्हारा आंसर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और टीचर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर तुम्हें नंबर देंगे अच्छे। दैट्स ऑल। तो यही वाला टॉपिक था। मैं इसके अलावा और टॉपिक्स पे बनाती हूँ बट इस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम उसको आई थिंक अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, लिख सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।